Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. We make the best use of the available time by studying during this free time. If you're not a student of Elite Tutorials and want the images of the textbook, you may call us on 9699 599 299 and we shall mail it to you. Also, at the end of these lectures, if you have got any doubts, you can mark those doubts and we shall discuss the same in our live doubt solving lectures. Alright, now in this video we are starting with the new chapter, chapter number 2, physical quantities and measurement. ठीक है, और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे नए टर्म्स, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, फिर सब्सटेंस का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, डेंसिटी बॉटल, यूरेका कैन, एंड ऑल्सो विल सी द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. तो बहुत सारे नए टर्म्स हैं, चैप्टर बहुत ही सिंपल भी है. सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज डेंसिटी. अब आइडियली डेंसिटी होता है कोई ऑब्जेक्ट का हेवीनेस या लाइटनेस. ठीक है, कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा हैवी है या कितना ज्यादा लाइट है वो हमको डेंसिटी बताता है. अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा भारी है वी यूजुअली से दैट द सब्सटेंस इज हैवी, या अगर कोई सब्सटेंस हल्का है तो हम बोलते हैं जो डेंसिटी है सब्सटेंस का वो काफी कम है. ठीक है, तो अब ये डेंसिटी का एकदम बेसिक मतलब हो गया द लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो इसको डिफाइन इस तरह किया जाता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट मतलब अपॉन. ठीक है, तो जब मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं तो जो आंसर आता है वो होता है डेंसिटी. ऑलराइट, सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड द क्वांटिटी व्हिच वी गेट इज डेंसिटी. सिंबल में इट इज रिटन एज D is equals to m by v. तो कैपिटल D is nothing but density, m is nothing but mass and v is nothing but volume. At places हम ये D के जगह रो भी यूज करते हैं. ठीक है, D तो एक सिंबल है, हम रो भी यूज करते हैं RHO. तो at various places we might use rho or capital D, both stand for density only. ठीक है, तो symbol wise it is D is equals to m by v. capital M है, capital V है. capital M is mass, capital V is volume and we can either use capital D or rho for indicating density. all right, now तो अब हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया, अभी इसका यूनिट समझते हैं. SI यूनिट, मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम. ठीक है, तो मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का होता है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब. तो जो डेंसिटी का SI यूनिट आता है, I'll write rho here. तो डेंसिटी का SI यूनिट, मास का यूनिट होता है केजी अपॉन वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर. I'll write क्यूबिक मीटर. तो डेंसिटी का SI यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब. सिमिलरली अगर हम CGS यूनिट देखेंगे तो मास का CGS यूनिट होता है ग्राम, I'll write ग्राम, और वॉल्यूम का CGS यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो डेंसिटी का SI यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, CGS यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये दोनों में रिलेशन होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है, हमको लगता है कि 1 केजी 1000 ग्राम है, तो ये उल्टा होना चाहिए, यहां होना चाहिए केजी पर मीटर क्यूब और यहां होना चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये ऐसा नहीं है. मास में दैट इज एप्लीकेबल कि 1 केजी इज 1000 ग्राम, लेकिन डेंसिटी में ऐसा नहीं होता है. इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, बिकॉज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है सेंटीमीटर क्यूब, ये पावर जो क्यूब का है, इस वजह से ये वाला साइड जो है ज्यादा बड़ा वैल्यू आता है. ठीक है, सो अभी फिलहाल यही याद रखना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब. ऑलराइट, सो ये डेंसिटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि डेंसिटी होता क्या है, कितना हल्का या कितना भारी है वो हमको डेंसिटी से पता चलता है. ऑलराइट, तो हमने उसका फॉर्मूला देख लिया, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड SI यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, CGS इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों में रिलेशन होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है डेंसिटी, अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. अभी हमको पता है ये जो टर्म है अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब हर सब्सटेंस का, हर अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग डेंसिटी होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब है उसका, हर सब्सटेंस का कुछ अलग अलग वैल्यू होता है, सारे सब्सटेंस का सेम नहीं होता है. सो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव गॉट डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेंसिटी. तो अब जैसे हम बात करते हैं वुड और आयरन की, तो हम कहते हैं वुड इज लाइटर, आयरन इज हेवियर. ठीक है, वुड हल्का होता है, आयरन हेवी होता है. ये हम कैसे समझ पाते हैं कि वुड हल्का है, आयरन हेवी है? बिकॉज अगर मैंने सपोज इतना स्पेस लिया
सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस मच स्पेस, अगर मैं इतने वॉल्यूम की बात करता हूं, तो इतने वॉल्यूम में जितने वुड के मॉलिक्यूल्स होंगे और इतने ही वॉल्यूम में जितने आयन के मॉलिक्यूल्स है वो सेम नहीं होते हैं। इतने गिवन वॉल्यूम में जो वुड के मॉलिक्यूल्स है बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए वुड काफी हल्का है, लेकिन इतने ही स्पेस में, इतने ही वॉल्यूम में आयन के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए जो आयन है बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। तो इन शॉर्ट हम डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन अ गिवन वॉल्यूम, मतलब इतने से वॉल्यूम में, इतने से स्पेस में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है कि डेंसिटी कैसा होगा। अगर मॉलिक्यूल्स उतने ही स्पेस में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेंसिटी ज्यादा होगा। अगर उतने ही स्पेस में मॉलिक्यूल्स काफी कम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है और उतने ज्यादा नहीं है, तो डेंसिटी कम होगा। ठीक है, सो वी कैन से जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है कैन बी फाउंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ m and capital N where m is mass of one molecule। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो into कैपिटल N, कैपिटल N is number of molecules per unit volume, मतलब इतने वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज इतने वॉल्यूम में 100 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो जब इतने वॉल्यूम में 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 into एक मॉलिक्यूल का मास। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उस सब्सटेंस का डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यही कंपेयर करते हैं, इतना वॉल्यूम मैंने अगर वुड का लिया और आयन का लिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम नहीं होता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो अलग अलग है ही, वुड में कम मॉलिक्यूल है, आयन में ज्यादा मॉलिक्यूल है, और हो सकता है और होता भी है कि हर मॉलिक्यूल का अलग अलग सब्सटेंस में सेम वजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आयन का जितना एक मॉलिक्यूल का वजन है उतना ही वुड के मॉलिक्यूल का भी होगा। तो मास भी अलग होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन वॉल्यूम भी अलग है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमको आंसर मिलता है उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, और हर सब्सटेंस में जो मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल का मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उस गिवन वॉल्यूम में है वो सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, और अलग अलग होने की वजह से ही हर सब्सटेंस का अलग अलग डेंसिटी होता है। ठीक है, सो वुड का अलग डेंसिटी है, वाटर का अलग है, मर्क्यूरी का अलग है, अल्कोहल का अलग है, केरोसिन अलग है, जिंक अलग, आयरन अलग, एल्यूमिनियम अलग, एंड सो ऑन। तो हर सब्सटेंस का डेंसिटी इसलिए अलग है क्योंकि उनके गिवन वॉल्यूम में, उतने से स्पेस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल का मास क्या है वो हर सब्सटेंस का अलग होता है। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अब नेक्स्ट केस में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमको पढ़ना है डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, कोई सॉलिड हमको दिया है और उसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड है, जैसे जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है रेगुलर सॉलिड और एक होता है इररेगुलर सॉलिड। ठीक है, अभी जो सॉलिड है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक है रेगुलर सॉलिड और एक है इररेगुलर सॉलिड। तो दोनों ही सॉलिड के लिए हमको मास और वॉल्यूम तो चाहिए। पहले हम रेगुलर सॉलिड की बात करना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास रेगुलर सॉलिड है, अब रेगुलर सॉलिड का मतलब क्या होता है? वो सॉलिड जिसका कोई वेल डिफाइंड शेप होता है। द सॉलिड हैविंग अ वेल डिफाइंड शेप इज कॉल्ड रेगुलर सॉलिड। जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, तो ये सारे शेप्स वेल डिफाइंड है, ये प्रॉपर शेप्स हैं। तो अगर ऐसे शेप का कोई सॉलिड है उसको हम रेगुलर सॉलिड कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई हैफ हजार्ड शेप है, कोई रैंडम शेप है, जैसे एक स्टोन हो गया, तो स्टोन का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, तो कुछ अलग सा शेप जो रहता है उसको इररेगुलर सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, so the solids having a well defined shape are called regular solids and the solids not having the well defined shape are called irregular solids। तो अगर मेरे पास सपोज रेगुलर सॉलिड है और मुझे उसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो मुझे उस रेगुलर सॉलिड का मास और रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम, दो चीज अगर मुझे पता है तो मैं उस सॉलिड का डेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो उस रेगुलर सॉलिड का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उस सॉलिड को फिजिकल बैलेंस पे रख सकते हैं। फिजिकल बैलेंस इज दैट वेइंग बैलेंस, तो उस पर रख दो तो वो मास का जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। सपोज इफ दिस इज दैट फिजिकल बैलेंस एंड आई एम प्लेसिंग दैट सॉलिड ऑन दिस, तो जब मैंने सॉलिड को रख दिया तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, जो नॉर्मली ग्रोसरी स्टोर पे भी होता है। तो नॉर्मली व्हेन वी गो टू द ग्रोसरी स्टोर्स एंड वहां पे जो वजन करने के लिए रखा होता है, दैट इज नथिंग बट द फिजिकल बैलेंस। ठीक है, तो उस सॉलिड को उस फिजिकल बैलेंस पे रख दो, मास का वैल्यू डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो मास पता चल गया। अब सिंस द सॉलिड विच वी हैव टेकन इज रेगुलर सॉलिड, तो उसका कोई स्पेसिफिक शेप भी होगा। तो स्पेसिफिक शेप है तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला भी तो होता है। जैसे अगर मेरे पास क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। तो जो क्यूब का साइड है तो उसको साइड इंटू साइड इंटू साइड,
तो साइड क्यूब कर लेंगे तो उस क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम का। या अगर मेरे पास क्यूबॉइड है तो इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। इफ आई हैव सपोज स्पीयर, अगर मेरे पास कोई सॉलिड स्पीयर है तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस, और अगर सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो इन शॉर्ट जब हमारे पास रेगुलर सॉलिड होता है तो मास तो फिजिकल बैलेंस से मिल गया और वॉल्यूम फॉर्मूला से मिल सकता है, और फिर मास अपॉन वॉल्यूम करके हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। सो कैलकुलेटिंग डेंसिटीज ऑफ रेगुलर सॉलिड्स is not a problem, is never an issue, एकदम ही आसान है। मास को फिजिकल बैलेंस पे रख के पता चल जाएगा और वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आता है जब हमारे पास इरेगुलर सॉलिड है, ठीक है। अब इरेगुलर सॉलिड है मतलब इट इज नॉट हैविंग अ वेल डिफाइंड और अ स्पेसिफिक शेप, और जब कोई शेप नहीं है तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते उसके वॉल्यूम के लिए। अब इरेगुलर सॉलिड भी है, मुझे उसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो मुझे मास और वॉल्यूम दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एज वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए हम उसको फिजिकल बैलेंस पे रख देंगे, तो इरेगुलर सॉलिड को भी फिजिकल बैलेंस पे रख दो। फिजिकल बैलेंस पे रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वो उसके मास का वैल्यू हो गया। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसके वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, ठीक है। जैसे अगर रेगुलर सॉलिड था तो हम कोई फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल सकते थे आसानी से, लेकिन अगर कोई स्टोन ले लिया एकदम ही अजीब शेप का है, सो वी कैन नॉट अप्लाई एनी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए दो तरीका होता है हमारे पास जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड में हमको मास तो पता चल गया, तो हम यहां पर जो सॉलिड ले रहे हैं वो इरेगुलर सॉलिड ही है। ऑलराइट, तो हम जो सॉलिड की बात कर रहे हैं वो इरेगुलर सॉलिड है। तो इरेगुलर सॉलिड का डेंसिटी हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला तो वही है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कैसे मिलेगा? फिजिकल बैलेंस पे रख के। तो इरेगुलर सॉलिड को फिजिकल बैलेंस पे रखा, मास का वैल्यू मिल गया। अब वॉल्यूम फाइंड करने के दो तरीके हैं। तो एक होता है मेजरिंग सिलेंडर से, सो दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर, और दूसरा होता है यूरेका कैन से, ठीक है। सो दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर, आई विल जस्ट राइट इट हियर। ये मेजरिंग सिलेंडर है और ये है यूरेका कैन, ठीक है। तो ये दो अलग अलग डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। मास तो वैसे ही कैलकुलेट करना है, फिजिकल बैलेंस पे रखो या बीम बैलेंस पे रखो। तो फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस पे रख के वी कैन डायरेक्टली ऑब्टेन इट्स मास। प्रॉब्लम आता है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने में। अब वॉल्यूम के लिए दो तरीका है, मेजरिंग सिलेंडर और यूरेका कैन, ठीक है। अब मेजरिंग सिलेंडर में क्या करना है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें मैंने ना कुछ लेवल तक ऑलरेडी सपोज पानी भर के रखा है, कोई भी लिक्विड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पानी भर के रखा हुआ है, तो मेजरिंग सिलेंडर में वी हैव केप्ट सपोज 60 ml तक पानी है, ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग टू नोट इज, ये याद रखना है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है दैट इज नथिंग बट 1 ml, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml। नाउ तो मैंने इस मेजरिंग सिलेंडर में 60 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये सपोज सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml के बराबर ही होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू मिलीलीटर्स, ऑलराइट। नाउ तो मैंने 60 ml तक सपोज पानी रखा है, कोई भी वैल्यू तक ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 60 ही रखना है, ऊपर नीचे वैल्यू लिया जा सकता है। हाँ, कि जो हम सॉलिड उसमें डालेंगे वो उसमें डूब पाना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एबल टू सिंक इटसेल्फ, उसके अंदर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पानी यहां तक रखा 10 ml तक और बाकी सॉलिड ऊपर ही ऐसे रह रहा है, पानी के अंदर गया ही नहीं, तो वैसा नहीं चाहिए। the solid which we are putting inside that measuring cylinder should be completely submerged, उसके अंदर पूरी तरह डूब जाना चाहिए, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पर 60 ml तक का पानी रखा है, जस्ट अ वैल्यू। तो पहला वाला जो वैल्यू है दैट इज V1 is 60। फिर हमको क्या करना है, जो वो इरेगुलर सॉलिड है, फॉर एग्जांपल जो स्टोन है, उसको एक थ्रेड से टाई कर देना है। थ्रेड से टाई करने के बाद इसको धीरे धीरे जेंटली इस मेजरिंग सिलेंडर में रिलीज करना है, ठीक है। तो हमने जो पहला वैल्यू रखा था वो 60 ml है। अब वो स्टोन को, जिसका हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांध दो, और वो स्टोन को स्ट्रिंग से बांधने के बाद धीरे धीरे मेजरिंग सिलेंडर में उसको अंदर रिलीज करना है, ठीक है। जब हम स्टोन को अंदर रिलीज करेंगे तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज, जो पानी का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है।
अब पानी का लेवल क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज जैसे जैसे स्टोन पानी के अंदर जा रहा है, स्टोन को अपना जगह बनाना है, ठीक है। तो जब स्टोन पानी के अंदर जा रहा है वो अपना जगह बनाएगा पानी के अंदर। अब पानी के अंदर अपना जगह बनाने के लिए स्टोन पानी को डिस्प्लेस करेगा, मतलब जब स्टोन अंदर जा रहा है तो वो पानी को हटाएगा ताकि पानी की जगह वो खुद रह सके, ठीक है। सो एज सुन एज द स्टोन स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द वाटर, इट डिस्प्लेसेस द वाटर। डिस्प्लेस करना मतलब पानी को हटाना। तो स्टोन अपना जगह बनाने के लिए पानी को हटाता है। अब पानी वहां से हट गया तो पानी जाएगा किधर? धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है। पानी का लेवल क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज स्टोन अंदर जाके पानी को हटाया अपना जगह बनाने के लिए, और जो पानी हट गया वहां से धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता है। तो नाउ सपोज हमने जब ये स्टोन को अंदर डाल दिया तो पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो गया 80 ml। तो जब स्टोन पूरी तरह अंदर चला गया तो 80 ml तक का पानी आ गया, ठीक है। नाउ स्टोन डालने के पहले जो वैल्यू दिख रहा था वो 60 ml था। स्टोन डालने के बाद जो वैल्यू आया, यहां पे आई विल राइट 80 ml है, ऑलराइट। तो पहले 60 था, बाद में 80 ml हुआ। ये लेवल में राइज क्यों आया? क्योंकि हमने स्टोन को अंदर इमर्स किया। अगर हमने स्टोन को इमर्स नहीं किया होता तो वैल्यू वुड हैव रिमेन्ड 60 ml। लेकिन जब मैंने स्टोन को अंदर डाला तो स्टोन के वजह से ही तो पानी का लेवल बढ़ा। मतलब जितना भी लेवल बढ़ा है वो स्टोन की वजह से बढ़ा। अगर मैंने स्टोन को नहीं डाला होता तो 60 ml ही रहता। तो लेवल बढ़ा है क्योंकि हमने पानी के अंदर स्टोन को डाला है। तो मतलब जितना भी लेवल बढ़ा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, ठीक है। तो पानी के लेवल में जितना राइज आया, मतलब पहले 60 था बाद में 80 है, तो पानी के लेवल में राइज आया 80 माइनस 60, दिस इज V1, 60, V2 इज 80। तो पानी के लेवल में राइज कितना आया? 80 माइनस 60 दैट इज 20। तो आई कैन से V2 माइनस V1, ठीक है। तो V2 माइनस V1 करेंगे, जितना भी पानी उस आया दैट इज 20 ml वो स्टोन की वजह से आया। मतलब जो 20 ml पानी का लेवल बढ़ा वो स्टोन की वजह से बढ़ा। इसका मतलब है स्टोन ने पानी के अंदर 20 ml का जगह लिया, इसलिए पानी का लेवल 20 ml बढ़ा, ठीक है। तो दैट शोज कि जितना भी पानी का लेवल बढ़ा है वो है वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, ऑलराइट। तो अगर सपोज बड़ा स्टोन होता तो 60 से शायद 90 हो जाता, तो 30 ml, बिकॉज ज्यादा बड़ा स्टोन है तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो पानी का लेवल भी ज्यादा बढ़ेगा। तो जितना भी पानी का लेवल बढ़ता है, जितने लेवल का पानी बढ़ा दैट इज वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, ठीक है। तो V2 माइनस V1 कर लेना है, क्योंकि हमको पता चल गया कि लेवल तभी बढ़ा ना जब हमने स्टोन डाला। इसलिए V2 माइनस V1 जब करेंगे तो हमको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज रो, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का सिंबल है कैपिटल M जो हमने यहाँ पर पढ़ा। वॉल्यूम चाहिए हमको स्टोन का, तो स्टोन का वॉल्यूम कैसे मिलेगा? V2 माइनस V1, पहले का पानी का लेवल और बाद के पानी का लेवल, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितना लेवल बढ़ा वो स्टोन का है, तो V2 माइनस V1 कर लेंगे, तो दिस इज मास ऑफ स्टोन। This V2 minus V1 will give us the volume of stone, and hence by dividing it we'll get the value of density of that stone, ठीक है। तो किसी भी irregular solid का डेंसिटी हम मेजरिंग सिलेंडर से इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो याद रखना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, irregular solid immersed will be equal to difference in the level। लेवल में जितना डिफरेंस आया उतना उस irregular solid का वॉल्यूम रहेगा, ऑलराइट। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट मेथड, दैट इज बाय यूजिंग अ यूरेका कैन, ठीक है। अब यूरेका कैन भी इरेगुलर सॉलिड के लिए ही है, बिकॉज हमने रेगुलर सॉलिड का तो पढ़ा है, फॉर्मूला से वॉल्यूम मिल सकता है। प्रॉब्लम हमेशा होता है इरेगुलर सॉलिड में। तो अब इरेगुलर सॉलिड में एक तरीका था मेजरिंग सिलेंडर, दूसरा तरीका है यूरेका कैन। तो यूरेका कैन में ये दिस इज द एंटायर कैन, ये पूरा कंटेनर जैसा है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्पाउट, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्पाउट, ठीक है। तो स्पाउट इज नथिंग बट दैट प्रोट्रूडिंग पार्ट, जो पार्ट बाहर आ रहा होता है, जैसे टी केटल में होता है, या फिर जब हम टैप जो हमारे घर पे होता है, टैप या नल जो होता है, ऑफ कोर्स उसका भी स्पाउट होता है विद द प्रोट्रूडिंग पार्ट व्हिच इज कमिंग आउट, जिसके थ्रू पानी फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरेका कैन में क्या करना है, यूरेका कैन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज द एंटायर कंटेनर, ये है स्पाउट। इस यूरेका कैन में हम पानी इस लेवल तक ही भर सकते हैं, ठीक है। ये जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे, जो ये वाला लेवल है नीचे वाला, हम पानी यहां तक ही भर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा पानी भरोगे तो पानी ओवरफ्लो होके गिर ही जाएगा, ठीक है। तो तुम कितना भी ऊपर से पानी भरो, ये मैक्सिमम लेवल है जितना हम पानी भर सकते हैं, क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा है कि इससे ज्यादा पानी या कोई भी लिक्विड भरो
तो वो ओवरफ्लो होके यहां से गिर जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस यूरेका कैन को एकदम ब्रिम तक, ब्रिम मतलब टॉप तक, टॉप मतलब कहां तक, यहां तक नहीं भर सकते बिकॉज पानी गिरता ही जाएगा। तो यूरेका कैन में पहले पानी ब्रिम तक या टॉप तक भर लेना है, यहां तक। तो कैसा किया होगा, सपोज हम पानी डालते जा रहे हैं और पानी भरते 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 फाइनली थोड़ा पानी गिरने लगा, ठीक है। तो पानी गिरने लगा तो पानी को कलेक्ट कर लो, और जब पानी गिरना बंद हो गया मतलब पानी का लेवल यहां तक आ गया है, ठीक है। तो तुम इसमें पानी डालते जाओ और पानी का लेवल बढ़ते जाएगा, फिर एक लेवल के बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। गिरना स्टार्ट हो गया तो ठीक है, उसको गिरने दो, लेट इट ओवरफ्लो। और जब उसका ओवरफ्लोइंग रुक गया तो हमको पता चलता है कि पानी यहां तक आ गया है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, ये जो इरेगुलर सॉलिड है, इरेगुलर सॉलिड को उसको स्ट्रिंग से बांध के यूरेका कैन में डालना है, ठीक है। जैसे हमने यहां पर किया था, स्ट्रिंग से बांध के इसके अंदर डालना है। और क्या करना है, ये जो स्पाउट के नीचे ना एक एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर रख देना है। जब पानी यहां ब्रिम तक भर जाए, टॉप तक पता चल रहा है कि अब पानी और नहीं गिर रहा है, तो हमको पता चल गया पानी यहां एकदम टॉप मोस्ट लेवल तक आ गया। अब इस स्पाउट के नीचे एक एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर, एक खाली मेजरिंग सिलेंडर रख दो या बीकर रख दो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, बट मेजरिंग सिलेंडर इज बेटर प्रेफर्ड, ठीक है। तो इस स्पाउट के नीचे एम्प्टी खाली मेजरिंग सिलेंडर रख देना है। अब क्या करना है, इस यूरेका कैन में धीरे धीरे वो जो ऑब्जेक्ट है, जो इरेगुलर सॉलिड है, उसको स्ट्रिंग से बांध के अंदर धीरे धीरे रिलीज करना है, जैसे हमने यहां पर किया था, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को इस यूरेका कैन में रिलीज करेंगे, तो स्टोन, हमने स्टोन लिया था एग्जांपल, तो स्टोन अंदर जाएगा, तो स्टोन पानी के अंदर अपना जगह बना रहा है, पानी के अंदर अपना जगह बना रहा है, तो पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। अब पानी को डिस्प्लेस कर रहा है मतलब वहां का पानी तो हट जाएगा और पानी का लेवल बढ़ेगा, जैसे यहां पर बढ़ा था। जैसे स्टोन अंदर गया पानी का लेवल बढ़ा था, यहां पर भी सेम चीज होगा, जैसे स्टोन अंदर गया पानी का लेवल बढ़ेगा। अब जैसे पानी का लेवल बढ़ा, यहां तो स्पाउट है, तो जैसे भी पानी का लेवल बढ़ेगा वो पानी धीरे धीरे गिरना इसमें स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे स्टोन को अंदर डालते जाएंगे, पानी गिरता जाएगा, हम स्टोन को और अंदर डाल रहे हैं, पानी गिरता गया। फिर स्टोन जब पूरी तरह से अंदर आ गया पानी में, जब स्टोन पूरी तरह पानी के अंदर आ गया, तो जितना पानी गिरना था वो पानी गिरता जाएगा। उसके बाद जब स्टोन पानी के अंदर पूरी तरह आ गया, फिर स्टोन यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, कहीं पर भी जाए, एक बार वो पानी के अंदर पूरी तरह आ गया मतलब पूरे स्टोन को जितना पानी हटाना था वो पूरा पानी हटा चुका है, ठीक है। जब तक थोड़ा थोड़ा पार्ट था स्टोन का, तो थोड़ा स्टोन अंदर गया तो थोड़ा पानी हटा, और थोड़ा स्टोन अंदर गया और पानी हटा, और स्टोन अंदर गया और पानी हटा। जब स्टोन पूरी तरह अंदर चला गया, पानी के अंदर आ गया, सपोज दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, और पूरा स्टोन पानी के अंदर आ गया, मतलब ये स्टोन को जितना पानी हटाना था उसने हटा लिया है। अब जितना पानी हटाना था हटा लिया, उसके बाद स्टोन और अंदर जाए, इधर जाए, इधर जाए, कहीं पर भी जाए, है तो पानी के अंदर ही, तो वो और पानी को नहीं हटाएगा, बिकॉज जितना जगह उसको चाहिए था उतना जगह उसने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जैसे ही स्टोन पानी के अंदर चला जाएगा, जितना भी पानी गिरना था वो पूरा पानी यहां स्पाउट से होते हुए मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो जितना भी स्टोन को जगह चाहिए था पानी में उसने ऑक्यूपाई कर लिया, पानी को उतना हटा दिया, उतना पानी डिस्प्लेस होकर लेवल बढ़ा, लेवल बढ़ने से उतना पूरा पानी यहां पर गिर गया। तो हमने मेजरिंग सिलेंडर में पानी कलेक्ट कर लिया। अब जितना भी पानी कलेक्ट हुआ है मेजरिंग सिलेंडर में, वो क्यों कलेक्ट हुआ है, बिकॉज हमने इस स्टोन को यूरेका कैन में इमर्स किया। अगर मैंने इस स्टोन को यूरेका कैन में इमर्स नहीं किया होता तो मेजरिंग सिलेंडर एम्प्टी ही था पहले, और एम्प्टी ही रहता, क्योंकि इसमें कोई चीज डाला नहीं गया जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जैसे हमने इसमें स्टोन को डाला तो पानी ओवरफ्लो के इसमें गिरने लगा, मतलब जितना भी पानी यहां कलेक्ट हुआ है वो स्टोन की वजह से ही हुआ है, ठीक है। और कितना पानी डिस्प्लेस हुआ रहेगा, जितना स्टोन का वॉल्यूम है, क्योंकि स्टोन उतने ही पानी को हटाएगा जितना वो जगह लेना चाहता है, ठीक है। तो स्टोन का जितना वॉल्यूम है, स्टोन जितना जगह ऑक्यूपाई करता है, उतने जगह को पानी को हटा दिया, उतना पानी हट के लेवल बढ़ा और उतना पानी ओवरफ्लो होके कलेक्ट हो गया मेजरिंग सिलेंडर में। तो जितना भी पानी कलेक्ट हुआ है मेजरिंग सिलेंडर में, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, बिकॉज स्टोन ने अपने जगह जितना पानी हटाया और वो सारा पानी कलेक्ट हो गया मेजरिंग सिलेंडर में। तो यहां पर जितना भी पानी कलेक्ट हुआ है वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, ठीक है। तो जब यहां से पानी गिरना बंद हो जाए मतलब स्टोन ने अपनी पूरी तरह जगह बना ली है, और जितना भी पानी कलेक्ट हुआ है मेजरिंग सिलेंडर में वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, ठीक है। अब स्टोन का मास तो फिजिकल बैलेंस या बी बैलेंस पे रख के मिल सकता है, तो हमने इसका मास मेजर कर लिया है,
वॉल्यूम क्या रहेगा, जितना पानी यहाँ कलेक्ट हुआ है वो पानी का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, बिकॉज स्टोन की वजह से तो इतना पानी कलेक्ट हुआ है। सो ये मेजर कर लो जितना भी ml है, और ये जितना वॉल्यूम है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो मास अपॉन वॉल्यूम से हमको उस इरेगुलर सॉलिड का डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जितना लेवल में डिफरेंस था वो है इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम, यहाँ पर जितना पानी कलेक्ट हुआ मेजरिंग सिलेंडर में वो है वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर सॉलिड, और फिर मास तो ऑफ कोर्स दोनों ही केस में हम फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस, वो बीम बैलेंस होता है मतलब वो ऊपर नीचे जो मूव करता रहता है, ठीक है, उस पे रख के तुम वे कर सकते हो, या सीधे जो फिजिकल बैलेंस डिजिटल वाला होता है उस पे रख के वे कर लो, और वॉल्यूम इन दो में तरीके से कोई से भी कैलकुलेट कर सकते हो और फिर डेंसिटी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो दीज आर द टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड। ऑलराइट, नाउ तो इस वीडियो में हमको ये टॉपिक्स करने थे। ठीक है, सो वी स्टार्टेड आवर वीडियो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेंसिटी, जो लाइटनेस या हेवीनेस होता है सब्सटेंस का उसको डेंसिटी कहते हैं। फिर हमने डेफिनेशन देखा, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला वाइज इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। सिंबल में हम D इक्वल टू m by v लिखते हैं, या रो इक्वल टू m by v भी लिख सकते हैं। एंड देन हमने उसका SI यूनिट डिस्कस किया, दैट इज kg पर मीटर क्यूब, CGS यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और फिर उसमें रिलेशन भी देखा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 ml होता है। एंड देन वी आल्सो सॉ द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट, अलग अलग सब्सटेंस का डेंसिटी अलग अलग होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के गिवन वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और जो एक मॉलिक्यूल का वजन है वो सेम नहीं होता है। अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और अलग अलग वजन भी होगा, इसलिए हर सब्सटेंस का अलग अलग डेंसिटी होता है। एंड दिस इज द फॉर्मूला, D is density, small m is mass of one molecule, capital N is the number of molecules in a given volume। ठीक है, तो फिर हमने ये डिस्कस किया, और उसके बाद फिर वी सॉ कि हम किसी भी सॉलिड का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर रेगुलर सॉलिड है तो मास फिजिकल बैलेंस में रख दो, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, सिंपली डेंसिटी आ जाएगा। बट अगर इरेगुलर सॉलिड है तो मास फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस से आ जाएगा। वॉल्यूम के लिए हम कोई भी दो तरीका यूज कर सकते हैं, एक होता है मेजरिंग सिलेंडर, एक होता है यूरेका कैन। मेजरिंग सिलेंडर वाले में जितना लिक्विड के लेवल में राइज आया या द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर सॉलिड, और मास अपॉन ये जो डिफरेंस था इन द वॉल्यूम दैट वाज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो डिवाइड करके डेंसिटी का आंसर मिल जाएगा। यूरेका कैन में the volume of the water collected, that is the volume of the water displaced from the eureka can is the volume of the irregular solid। और फिर m by v, m के लिए फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस ले लो, v यहाँ पे जितना भी कलेक्ट हुआ है उसका वॉल्यूम यहाँ पे डाल दो, तो m by v करके हमको डेंसिटी आसानी से मिल जाएगा। समझाइए, ठीक है। सो दिस वाज सपोज्ड टू बी डन इन दिस वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो यू मे वॉच द वीडियो अगेन, एंड टेक्स्ट बुक रीड करना है। हमने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज में तो ऑलमोस्ट चैप्टर का नाम है और क्या क्या टॉपिक्स में पढ़ने वाले वो है। तो आइडियली चैप्टर स्टार्ट होता है सेकंड पेज से, तो हमने सेकंड पेज पढ़ा है और थर्ड पेज पे भी ऑलमोस्ट पढ़ा है, बिकॉज थर्ड पेज पे जो टॉपिक है डेंसिटी बॉटल वाला वो नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक ऑफ कोर्स यूरेका कैन वाले टॉपिक तक तुम रीड करके रखो। जो कुछ नहीं समझा है होपफुली जब तुम रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सपोज रीड करने के बाद भी नहीं समझ रहा है, वीडियो फिर से देखने के बाद भी नहीं समझ रहा है, सो यू कैन मार्क दोज डाउट्स, वी शैल डिस्कस द सेम इन आवर लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स। और अगर अभी भी किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो यू मे कॉल अस ऑन दिस नंबर 9699599299, ठीक है। ये नंबर पे कॉल करो एंड हम टेक्स्ट बुक का जो इमेज है इन द फॉर्म ऑफ PDF मेल कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीड करते रहो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला जो है डेफिनेशन है जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू इट ताकि दिमाग में अच्छे से बैठते जाए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। अभी तो पहला ही वीडियो था इस चैप्टर का, बहुत कुछ बाकी है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी सीइंग डेंसिटी बॉटल क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, एंड देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल स्टॉप इट हियर। थैंक यू एंड बाय बाय।